Hello students, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Point. So student, क्लास 10th ICSE बोर्ड फिजिक्स के रैपिड रिवीजन सीरीज का आज ये दूसरा क्लास है और इस क्लास में हम करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी, जो कि बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। सारे ही मेन कॉन्सेप्ट जो मेन पॉइंट है वो हम कवर करने वाले हैं, जो कि डायरेक्टली आपसे एग्जाम में उन टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाता है। तो आज हम मेन पॉइंट को कवर करेंगे बहुत ही जल्दी में, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दें। सेकेंड थिंग कि इनके क्वेश्चंस एंड इनके न्यूमेरिकल्स के लिए आप प्लेलिस्ट में एक बार जाएं, क्लास 10th ICSE बोर्ड फिजिक्स के नाम से है, जहां पे आपको डिटेल्ड चैप्टर मिल जाएगा, जहां और उन प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो वीडियो को आप शेयर कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस रैपिड रिवीजन के सीरीज में आपको हर एक चैप्टर कराया जाएगा। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। बिना देर के हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, और टॉपिक क्या है? वर्क। टॉपिक क्या है? वर्क। तो देखो वर्क क्या होता है बच्चे, हम सिंपली अगर हम बात करें तो वर्क क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको मैथमेटिकल जो भी मैथमेटिकल डेफिनेशन है वही आपको लिखना है। तो अगर डिफाइन करने के लिए आ जाता है कि डिफाइन वर्क और व्हाट इज वर्क, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। राइट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यहां मैंने लिख रखा है। देखो अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे सिंपली आप लिख सकते हो कि देखो वर्क को हम W से इंडिकेट करते हैं, और मैंने यहां पे क्या बताया कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। S is displacement, F is force and S is displacement। क्लियर? अच्छा अब अगर मैं बात करूं इसके SI यूनिट की, तो फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन। ये क्या होता है? न्यूटन। एंड जो डिस्प्लेसमेंट है इसका SI यूनिट क्या होता है? मीटर। और इसको हम क्या बोल देते हैं? सिंपली जूल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? जूल बोल देते हैं। तो जो SI यूनिट है वर्क का वो क्या होता है? जूल होता है। SI यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड, मींस क्या होता है? जूल होता है। राइट, SI यूनिट क्या होता है? जूल होता है। अच्छा अब देखो कि कब हम बोलेंगे कि हमारा काम हो रहा है, वर्क डन हमारा हो रहा है या फिर वर्क डन हमारा नहीं हो रहा है। राइट, जैसे मान लो कि यहां पे कोई एक दीवार है, यहां पे मान लो कोई एक दीवार है, मैं उस पे दिन भर मैं फोर्स लगा रहा हूं, दिन भर मैं उस पे फोर्स लगा रहा हूं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया बच्चा, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। राइट, अब देखो कैसे हम बताएंगे कि वर्क डन हो रहा है। जैसे मान लो कि ये हमारे हाथ में एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठाया और इसको मैंने कहीं और शिफ्ट कर दिया। राइट, इसको मैंने कहीं और शिफ्ट कर दिया। तो आप देखो कि इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए मैंने कोई फोर्स लगाया होगा। राइट, और यहां इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। ऑब्जेक्ट का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। दूसरा एग्जांपल आप देखो, जैसे मान लो कि आपने हॉर्स देखा। हॉर्स क्या कर रहा है? एक कार्ट को पुल कर रहा है। हॉर्स क्या कर रहा है? कार्ट को पुल कर रहा है। तो हॉर्स उस कार्ट को पुल करने के लिए एक फोर्स लगा रहा होगा, और वो कार्ट का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। कार्ट का क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। राइट, तो ये कुछ एग्जांपल से हमें क्या समझ में आ रहा है? जैसे मान लो, मैं फिर से यहां पे एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं चीजों को। जैसे मान लो कि यहां पे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है? m है। इसका मास क्या है? m है। मैंने यहां पे कुछ फोर्स लगाया और इसको उठा के मैंने यहां पे रख दिया। यहां पे कुछ हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहां पे क्या हुआ? कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। राइट, दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहां पे कि ये हमारे पास कोई कार्ट है, ये हमारे पास क्या है? कोई कार्ट है। राइट, यहां पे कोई ये हमारा क्या है? हॉर्स है। डायग्राम बहुत अच्छा है मेरा। राइट, डायग्राम बहुत अच्छा है, आपको भी सीखने की जरूरत है। राइट,
ये हॉर्स क्या कर रहा है, ये हॉर्स क्या कर रहा है, इस कार्ट को पुल कर रहा है, मींस एक फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है और इस कार्ट का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो इन दोनों एग्जांपल से हमें क्या समझ में आ भाई कि अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यानी कि हम कोई काम वहां पे कर रहे हैं, यानी कि कोई हम काम वहां पे कर रहे हैं। तो वर्क डन होने के लिए दो चीजें मैंडेटरी है। पहला चीज की ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए अपने पोजीशन से, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए अपने पोजीशन से। दूसरा चीज क्या है, मेन पॉइंट, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है वर्क डन के लिए बच्चा, पहला कंडीशन क्या है वर्क डन के लिए, पहला कंडीशन क्या है वर्क डन के लिए, पहला कंडीशन क्या है कि बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए, बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए, बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए, पहली चीज होनी चाहिए, राइट। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बच्चा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, राइट, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें दो कंडीशन ध्यान रखना है वर्क डन के लिए, राइट। एसआई यूनिट मैंने बता दिया बच्चा, एसआई यूनिट मैंने बता दिया क्या जूल होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया बच्चा। एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, राइट। अगर जूल के जगह पे मान लो कभी आ गया ऑब्जेक्टिव में और जूल ना देके आपको न्यूटन मीटर दे दिया तो न्यूटन मीटर पे भी हम टिक लगा देंगे, वो भी सही है, वो भी सही है, राइट। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इनके सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है, राइट। वर्क डन का सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है। अब यहां पे ना एक क्वेश्चन से पूछता क्या, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। तो आपको पता होना चाहिए कि एक जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। ये हमें पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ लेता है जूल एंड अर्ग में रिलेशन तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। ये हमें ध्यान रखना बच्चा, ये हमें ध्यान रखना है, राइट। अब देखो यहां पे हमें दो चीजें तो पता चल गई भैया कि वर्क डन के लिए बॉडी अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होना चाहिए। हमने कोई फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस हुई तो हम बोलेंगे वर्क डन हुआ। दूसरी चीज कि बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना चाहिए जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए, राइट। अब यहां पे कुछ एग्जांपल हम ऐसा देखेंगे कि कहां पे वर्क डन नहीं हो रहा है, कहां पे वर्क डन नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई लगेज है, ये हमारे पास कोई लगेज है, बुक है, राइट। और मैं क्या हूं, मैं एक कुली हूं, मैं क्या हूं, कुली हूं। ये लगेज है, मैंने ऐसे अपने सर पे इसको रखा, मैंने इसको अपने सर पे रखा और मैं दिन भर ऐसे ही खड़ा रहूं, दिन भर मैं ऐसे ही खड़ा रहूं तो भले मैं खड़े होकर थक गया, धूप में खड़ा हूं, मैं बिल्कुल टायर्ड हो चुका हूं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि मैंने कितना काम किया, मैंने कितना वर्क डन मेरा हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, जीरो। आप क्या बोलेंगे, जीरो, जस्ट बिकॉज ऑफ सर पे रखा था सिर्फ मैंने, उस बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ये यहां पे रखा रह गया, मैं लेके खड़ा था, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यानी कि वर्क डन भी क्या है, जीरो है। वर्क डन क्या है, जीरो है। सेकंड केस आप देखो कि मैं यहां पे अगर ऐसे मैं लगेज लेके अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, राइट, मैं लगेज लेके मैं चल रहा हूं, यहां पे आप देख पा रहोगे। तो आप देखो कि ये जो वेट मेरे सर पे जो रखा हुआ बच्चा, मान लो ये कोई इंसान है, राइट, यहां पे इसने क्या लगेज ले रखा है, यहां पे इसने लगेज ले रखा है, राइट। अब देखो कि इस लगेज का जो वेट होगा,
ये W इज इक्वल टू mg, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, राइट, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और ये जो वेट है लगेज का, वो सरफेस से क्या 90 डिग्री बना रहा है, सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर है, सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर है। और अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे दो एग्जांपल लिखा है, अ कुली डज नो वर्क, अ कुली डज नो वर्क व्हाइल स्टैंडिंग विथ हैवी लोड ऑन हिज हेड एज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। दिन भर खड़े रहो बच्चा, कोई काम नहीं किया, भले ही वो थक गया, राइट। सेकेंड थिंग, व्हेन कुली मूव ऑन अ प्लेटफॉर्म, मान लो उसने सामान रख के वो मूव कर रहा प्लेटफॉर्म में, देन ऑल्सो नो वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी और लोड। रीजन क्या है, लोड एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री बना रहे हैं, और उस केस में भी हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उस केस में भी हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा, राइट। चलो आगे देखते हैं। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि व्हेन फोर्स एक्ट एट सम एंगल विद द डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारा फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, अगर हमारा फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब क्या होगा, मतलब क्या कि यहां पे हमारे पास कोई एक बॉडी है, हमने फोर्स यहां पे लगाया, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर हो रहा है, तब क्या होगा, उस केस में हमारा वर्क डन क्या होगा, उस केस में हमारा वर्क डन क्या होगा, राइट। तो यहां पे जो हमारा फॉर्मूला होता है, यहां पे जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चे, वो क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और ये कैसे होता है, ये मैंने डिटेल्ड वीडियो में डीप में मैंने बता रखा है, राइट। तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल ये अभी रैपिड रिवीजन है, तो जल्दी भी इसको खत्म करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी एंगल पे हम फोर्स लगा रहे हैं और वहां पे डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा हो रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। अब यहां पे तीन केस बनेगा बच्चा, यहां पे तीन केस बनेगा। पहला केस कि अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाता है तो क्या होगा, अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, 0 डिग्री है, तो W इज इक्वल टू कितना, एफ एस cos 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1 होती है। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, एफ एस, वर्क डन कितना आ जाएगा, एफ एस, दैट इज पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, राइट, पॉजिटिव वर्क डन। और सबसे मैक्सिमम वर्क डन होगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा कब, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, राइट। सेकेंड केस की अगर हम मान लेते हैं कि थीटा हमारा कितना हो जाए, 90 डिग्री, मींस परपेंडिकुलर, जो अभी मैंने केस पढ़ा, राइट, अभी हमने जो केस पढ़ा, तो यहां पे वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, एंड कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चे 0, तो वर्क डन यहां पे क्या हो जाएगा, 0, वर्क डन यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड थर्ड केस हमारे पास क्या है कि अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, तो W इज इक्वल टू कितना, एफ एस कॉस 180 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। कितनी होती है बच्चे, -1 होती है। तो यहां पे वर्क डन कितना हो जाएगा, -fs हो जाएगा, -fs हो जाएगा, जो कि एक नेगेटिव वर्क डन है, जो कि एक नेगेटिव वर्क डन है। और इस केस में सबसे मिनिमम वर्क डन होता है, क्या होता है बच्चे, मिनिमम वर्क डन होता है, राइट। तो ये तीन केस हमें ध्यान रखना। पहला क्या कि अगर थीटा 0 हो जा रहा है तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव हो यानी कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम वर्क डन होगा। अगर हमारा थीटा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री cos 90 के 0 होती है, तो वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। अगर थीटा हमारा 180 डिग्री है, थीटा हमारा 180 डिग्री है, तो हमारा वर्क डन नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव के केस में सबसे मिनिमम वर्क डन होता है।
अब ये 3 एंगल हमारे कब कब आएंगे वो हम देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पे 3 एंगल हमारे कब कब बनेंगे वो हम देख लेते हैं। पहली चीज की जीरो कब होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक बॉडी रखी हुई है, यहाँ पे कोई एक बॉडी रखी हुई है, यहाँ पे हमने कुछ एक फोर्स लगाया, हमने यहाँ पे कुछ एक फोर्स लगाया, राइट। फोर्स लगाया और जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई, बॉडी उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो इस केस में जो हमारा एंगल बना बच्चा, इस केस में जो हमारा एंगल बना वो कितना बना, 0 डिग्री बना। भाई अगर यहां पे कोई बॉडी है, आप समझो कि अगर यहां पे कोई बॉडी है और मैं इस फोर्स यहां पे लगा रहा हूं और बॉडी इसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, डिस्प्लेस कर रही है सेम डायरेक्शन में, तो वहां पे एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो अगर एंगल 0 बन रहा है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड केस कब होगा, सेकंड केस कब होगा, जैसे मान लो कि कुली का मैंने एग्जांपल दिया, यहां पे क्या है कुली, ये क्या है कुली, यहां पे इसने ना कुछ सामान रखा हुआ है, यहां पे इसने कुछ सामान रखा हुआ, तो सामान का जो वर्क जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, W = mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, राइट। और ये सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, सरफेस के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, राइट। इसके अलावा आप अदर एग्जांपल भी आप देख सकते हो, मैं यही छोटा सा बना दे रहा हूं। मान लो कि ये क्या है, सन है, ये क्या है, सन है, यहां पे अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, राइट। या कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम सर्कुलर फॉर्म में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व करा रहे हैं। तो आप देखो कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे होगा तो इसका डायरेक्शन ये होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, तो यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा। देन अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पहुंच गया तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होगा, तो यहाँ पे फिर से 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ भी हमारा वर्क डन कितना, 0 हो जाएगा। तो जो हमारे सोलर सिस्टम में जो अर्थ है, सन का जो चक्कर लगा रहा है, या जो मून है वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर वहां पे पूछा जाएगा कि वर्क डन कितना बच्चे, तो वर्क डन क्या है, 0 है, वर्क डन क्या है, 0 है। ये आप केस समझा सकते हो, राइट। अच्छा, थर्ड केस हमारा कब अराइज होगा कि यहां पे कोई बॉडी है, यहां पे कोई बॉडी है, हमने फोर्स इधर लगाया, हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया, तो एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। और एंगल अगर 180 डिग्री बना तो हमारा वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, सबसे मिनिमम वर्क डन होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे बच्चा, अब हम बढ़ते हैं क्या आगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, पावर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, पावर। तो पावर का तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि आप कितने टाइम में कितना काम कर रहे हैं, कितने टाइम में कितना काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पावर, दैट इज कॉल्ड पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क और वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में जो हम काम कर रहे होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पावर, दैट इज कॉल्ड पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, राइट। अब देखो यहां पे जो पावर है, यहां पे बच्चे जो पावर है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के, यानी कि अगर हम टाइम ज्यादा लेंगे कोई काम करने में, अगर हम टाइम ज्यादा ले रहे हैं तो इट मींस कि हमारे पास पावर क्या है, कम है, पावर क्या है, कम है। लेकिन हमारे पास काम है, हमने कुछ ही देर में, बहुत कम टाइम में हमने उस काम को कंप्लीट कर दिया, इट मींस कि हमारे पास पावर ज्यादा है, राइट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब क्या कि अगर टाइम कम लगाया आपने किसी काम को करने में, किसी काम को करने में आपने टाइम कम लगाया तो पावर आपके पास ज्यादा है। अगर किसी काम को करने में आपने टाइम ज्यादा लगा दिया तो मींस पावर क्या है, कम है, राइट। अब इसका एसआई यूनिट अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चे, अगर मैं इसके एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो देखो वर्क डन का कितना होता है, जूल, टाइम का कितना होता है, सेकंड, और ये क्या बन जाता है, वॉट बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चे, वॉट बन जाता है। तो पावर का एसआई यूनिट कितना होता है, वॉट होता है। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, ये हमें ध्यान रखना है, राइट। चलो
तो देखो यहां पे क्या लिखा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर और वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज और इज कॉल्ड पावर, राइट। एसआई यूनिट इज वॉट, एसआई यूनिट इज वॉट। अगर वॉट के जगह पे ये जूल पर सेकंड भी अगर दे देता है, जूल पर सेकंड या फिर जूल सेकंड पावर -1, तब भी हमारा सही है, अगर वॉट वहां पे नहीं लिखा है तो, राइट। अच्छा देखो ये बहुत कॉमन चीज है कि जो एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, तो 746 वॉट होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है, 746 वॉट होता है। देन अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, राइट। हमारे काम करने की क्षमता, हमारे काम करने की क्षमता। तो हम काम कितना करेंगे, जितना हमारे पास एनर्जी होगी। या हम ये कह सकते हैं भाई कि हमारे पास जितनी एनर्जी है हम उतना ही काम करेंगे, यानी कि एनर्जी हमारा किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। या कह लो वर्क डन किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर है, राइट। वर्क डन किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर है। मतलब जितना हमारे पास एनर्जी रहेगा उतना ही काम करेंगे, उतना ही काम करेंगे। या फिर कह लो हम कितना काम करेंगे, जितना हमारे पास एनर्जी होगी। तो कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी का, अब चूंकि एनर्जी और वर्क डन हमारा सेम है, इक्वल है, तो इनका एसआई यूनिट भी इक्वल होता है। तो एसआई यूनिट कितना होता है बच्चे इसका, एनर्जी का भी एसआई यूनिट कितना होता है, जूल होता है, राइट। एनर्जी का भी अगर मैं एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है, जूल होता है। कितना होता है, जूल होता है, राइट। पावर का एसआई यूनिट कितना होता है, वॉट होता है। क्या होता है बच्चे, वॉट होता है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, राइट। तो एनर्जी का एसआई यूनिट कितना होता है, जूल होता है। अब देखो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, ये एग्जाम में पूछ लेता है 1 मार्क्स में, ऑब्जेक्टिव में। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। 1 kWh में कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। ये लिख लेना बच्चा कहीं पे, ये कहीं पे लिख लेना ये वैल्यू, ये हमें याद रखना है इन सारी वैल्यूज को, राइट। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जूल के अलावा, तो कैलोरी भी हमारा क्या होता है, एनर्जी का एक यूनिट होता है, एक कॉमन यूनिट होता है, एक जनरल यूनिट होता है। देखो जब हम काम कर रहे होते हैं या जब हम जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भाई हमारी कितनी कैलोरी बर्न हुई, कितनी कैलोरी बर्न हुई, कितना हमने एनर्जी लगाया, राइट, कितनी कैलोरी हमारी बर्न हुई। तो कैलोरी इज अ जनरल फॉर्म या जनरल यूनिट और कॉमन यूनिट ऑफ एनर्जी। कैलोरी इज अ कॉमन यूनिट ऑफ एनर्जी एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, 4.186 जूल। 1 किलो कैलोरी कितना होता है, तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखना बच्चा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पूछ लेता है, तो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये सारी चीजें जितनी है सब लिख लेना बच्चे, बहुत काम में आने वाला आपके ये सब कॉन्सेप्ट, राइट। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपका 1 मंथ बाद एग्जाम है, 1 मंथ बाद आपका एग्जाम है। सारे बच्चों को फायदा हो जाएगा, राइट, सारे बच्चों को फायदा हो जाएगा, क्योंकि इस सीरीज में अब आपको हर एक चैप्टर का रैपिड रिवीजन मिलेगा, हर एक चैप्टर का रैपिड रिवीजन मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगा। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन रैपिड रिवीजन में आपको कहीं नहीं मिलने वाला, राइट। चल नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनर्जी। एनर्जी के हमारे पास कई सारे फॉर्म हैं, एनर्जी के हमारे पास कई सारे फॉर्म हैं, लेकिन हमें बेसिकली डिटेल में कौन सा एनर्जी पढ़ना है, वो पढ़ना बच्चे मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी में पढ़नी है, डिटेल में मैकेनिकल एनर्जी। तो
तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बच्चे? देखो, जब भी मैकेनिकल वर्ड हमारे दिमाग में आए ना, तो हमारे दिमाग में तुरंत चलना, मोशन, ये सारी चीजें ना स्ट्राइक करनी चाहिए, राइट ये सारी चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए कि कोई बॉडी मूव कर रही होगी या कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, राइट कोई चीज मोशन में होगा। ये सारी चीजें ना हमारे दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए जब हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। तो देखो, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, ये कब पजेस होगा, मैकेनिकल एनर्जी कब पजेस होगा? जब बॉडी या तो रेस्ट पे होगी या तो मोशन में होगी, तो उनके वजह से ना जो एनर्जी पजेस होगी ना ड्यू टू रेस्ट और ड्यू टू मोशन, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। देखो यहां पे क्या लिखा है, एनर्जी पजेस्ड ड्यू टू रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो, मैकेनिकल एनर्जी का अगर टाइप बात किया जाए तो दो टाइप के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी पजेस्ड ड्यू टू मोशन, एनर्जी पजेस्ड ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है बच्चे? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एम क्या है? एम क्या है? मास ऑफ बॉडी या मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज हमसे पूछते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम पूछ रहे थे यहाँ पे ना। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है। देखो पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी पजेस्ड ड्यू टू रेस्ट या रेस्ट के अलावा आपसे क्या पूछ सकता है? शेप और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। ये चीज आपसे पूछ सकता है। तो अगर जो एनर्जी मोशन की वजह से पजेस हो रही है वो हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। जो एनर्जी रेस्ट या फिर कह लो शेप ऑफ द बॉडी या फिर पोजीशन ऑफ द बॉडी की वजह से पजेस हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है बच्चे? mgh। क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, राइट। कैसे होता है? जैसे मान लो ये हमारा अर्थ सरफेस है, यहाँ पे हमारी कोई बॉडी है जिसका मास कितना है? m है। इसको हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ पे लेके गए, ग्रेविटी के अगेंस्ट हम बॉडी को यहाँ पे हमने पहुंचा दिया। मास में कोई चेंजेस आएगा नहीं। यहाँ पे ग्रेविटी क्या है? मींस एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से, यानी कि g की वजह से हो रहा है। h हाइट तक हम इसको लेके गए, तो फॉर्मूला क्या बन गया? mgh। फॉर्मूला क्या बन गया? mgh। पोटेंशियल एनर्जी बच्चा दो चीज पे डिपेंड करेगा। पोटेंशियल एनर्जी दो चीज पे डिपेंड करेगा, मास एंड हाइट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। g पे डिपेंड कह सकते हैं करेगा, लेकिन अर्थ सरफेस पे g की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, राइट। अर्थ सरफेस पे g की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। हर जगह 9.8 होगा, राइट 9.8 होगा। तो मेनली पोटेंशियल एनर्जी दो चीज पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। g पे हर जगह अर्थ सरफेस पे क्या है? g सेम है, दैट इज 9.8, राइट। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है बच्चे? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क डन ऑन अ बॉडी और वर्क डन बाय अ बॉडी, वर्क डन ऑन अ बॉडी और वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू गेन और लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, राइट। मींस हम सिंपली कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी गेन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी लॉस। काइनेटिक एनर्जी गेन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी लॉस। तो यहां पे क्या कर रहा है? वर्क डन ऑन अ बॉडी
वर्क डन ऑन अ बॉडी, जैसे मान लो कि अगर ये एक बॉडी है, इसको मैं पुश कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं, यहां से उठा के यहां पे रख रहा हूं ना, तो इसको हम कहेंगे वर्क डन ऑन अ बॉडी, वर्क डन ऑन अ बॉडी। और अगर दूसरी बॉडी में अपने आप को कंसीडर कर लूं और मैं इसको उठा के रख रहा हूं, तो ये क्या एग्जांपल हो जाएगा, मैं अगर अपने आप को बोलूं तो वर्क डन बाय अ बॉडी, वर्क डन बाय अ बॉडी, राइट। ये यहां से यहां तक जा रहा है तो इसको बोल देंगे वर्क डन ऑन अ बॉडी। मैं कर रहा हूं तो मैं क्या बोल दूंगा, वर्क डन बाय अ बॉडी। तो यहां पे क्या कह रहा है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी एंड वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल्स टू गेन और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ऑन अ बॉडी एंड वर्क डन बाय अ बॉडी किसके बराबर होता है, गेन और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। या फिर कहीं कहीं आप ऐसे देख लोगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, राइट। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब यहां पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एंड यही हमारे इस चैप्टर में दे रखा है, राइट, थ्योरी पोर्शन में। यहां पे मैंने एक चीज क्या लिख रखा बच्चा कि क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के लिए प्लेलिस्ट ओपन करें क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड का, उसमें आपको मिल जाएगा। मतलब क्या कि जो भी थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, या जो भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेशंस हैं, वो सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएंगी, डीप में मिल जाएंगी। आप क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड फिजिक्स का प्लेलिस्ट ओपन करें, चैप्टर्स आपको मींस इस चैप्टर को मैंने टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया है, वन शॉट भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से एक बार डिटेल्ड में देख लें, राइट। और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्वेश्चंस भी अब आप अच्छे से कर पाएंगे। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, उनको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।